तो सभी को फिर से टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में स्वागत है। जो हम नेक्स्ट नावल करने वाले हैं, इस नावल का नाम है द ग्रिफ्ट ऑफ रैथ। ये मैराथन सेशन में हम लगातार एक के बाद एक नावल कर रहे हैं और बहुत निश्चित तौर पे आप इंजॉय कर रहे होंगे। हम लगभग 30 से 35 मिनट में एक नावल को एंड कर रहे हैं। देखते हैं ये कितना समय लेता है। ये जो है फिर ग्रेप्स ऑफ रैथ जो है ये लिखा गया है किसके द्वारा? स्टेनबेक के द्वारा, जॉन स्टेनबेक के द्वारा। ये भी एक अमेरिका के राइटर हैं, ये ध्यान देना है आप सभी को, ठीक है। और इनका भी एक निक नेम था, ये अमनेसिया ग्लास्को यूज करते थे। ये एक सीडोनोम अपनी पोएट्री लिखने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पत्नियों के बारे में पूछना ही नहीं है, 2 से कम पत्नियां तो किसी की है ही नहीं, सबकी 2 से ज्यादा पत्नियां हैं। तो ये इन लोग को मोटिवेशन बहुत मिल रहा है पत्नियों से, ये बहुत अच्छी बात है। ये कहा जाता है ना कि अब आप लोगों ने सुना होगा किसी के जीवन में यदि एक महिला आती है तो उसका जीवन बदल जाता है। क्या से क्या हो जाता है। और यहाँ तो 3-3 महिलाएं आ रही हैं, तो जीवन तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो वही वजह है कि ये लोग बहुत बड़े बड़े राइटर बन चुके हैं। मेजर अवार्ड जो है, रिकॉग्निशन इनके जीवन में देखें, पुलित्जर अवार्ड इनको मिला है 1940 में ग्रेप्स ऑफ रैथ के लिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, राजकुमार जी कह रहे हैं गलत था। तो कोई देखो, कोई भी जितने भी पुरुष हैं वो दुखी ना हो कि उनकी एक केवल शादी हुई है, इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1962 और यूनाइटेड स्टेट्स मेडल फॉर फ्रीडम जो है 1964। तो ये आपको अवार्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग के मन में आता होगा ना कि काश हमारी भी 3-4 शादियां होती तो हम भी इतने बड़े राइटर होते आज, हैं इतने बड़े प्रसिद्ध होते। तो ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स ऑफ द ग्रेप्स ऑफ रैथ, ठीक है। की पॉइंट्स ऑफ द ग्रेप्स ऑफ रैथ, चलिए देखते हैं। अच्छा, ऐसे ही परेशान है, एक से ही परेशान है। चलो भाई, तो आनंद जी की ज्यादा शादी करवा दी जाए, हाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी जल्दी देखते हैं भाई। देखिए, ये जो है 1938 में लिखा गया था और 1939 में नावल पब्लिश हुआ था। वाइकिंग प्रेस के द्वारा ये पब्लिश हुआ और लेट 1930s इसकी जो सेटिंग है वो 1930s की है। अच्छा, देखिए सुनील जी बड़े खुश हैं, कह रहे हैं एक से फॉर्चून इनका बदल गया है, ठीक है। और जो है ये नावल का जो सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिप्रेशन, जो ग्रेट डिप्रेशन का जो एरा है उसको रिप्रेजेंट करता है। अभी हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। एक्चुअली जो ग्रेट डिप्रेशन का एरा है ना, वो उस समय क्या हो रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे अमेरिका में चेंज आ जाता है और उस चेंज के आ जाने की वजह से लोगों को अपने स्थान को छोड़ के दूसरी तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन का समय आता है, बहुत सी चीजें, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, फ्लड आ जाता है, धूल बहुत ज्यादा इधर से उधर उड़ रहे थे, धूल की आंधी आती है बहुत भयानक तरीके से, उसको अभी हम बताएंगे आप लोग को, डस्ट बाउल। तो उसकी वजह से जो है, जहां पे ये इतना ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वहां पे लोग कैसे रहेंगे, तो मजबूरी में उनको बेच के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अभी हम इस पर डिटेल आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसीलिए इस एरा को ग्रेट डिप्रेशन का एरा हम बोलते हैं, बिगिंस। तो सेटिंग आप देखिए, सेटिंग में ध्यान देंगे आप, तो सैलिसा ओक्लाहोमा, ये ध्यान रखना, यही मेन सेटिंग है, ओक्लाहोमा। तो ये शुरुआत में ओक्लाहोमा की कहानी है। फिर वहां से ये लोग क्या करते हैं, ये रूट 66, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रास्ते से जाते हैं, अमेरिका के किस रास्ते से जाते हैं, रूट 66 से ये कहाँ जाएंगे, कैलिफोर्निया में। तो अगर स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। स्टोरी की शुरुआत हो रही है कहाँ से, ओक्लाहोमा से, जहां एक्चुअल में इनका घर है। लेकिन चूंकि ग्रेट डिप्रेशन का समय आ रहा है, डस्ट बाउल की इशू आ गए हैं, ट्रैक्टर फार्मिंग चल रहा है, उसकी वजह से मजबूरी में इनके घर को बेच के ये लोग, अपने पूरे स्टेट को बेच के ये लोग कहाँ जाएंगे, कैलिफोर्निया जाएंगे। और कैलिफोर्निया किस रूट से जाएंगे, हाईवे 66 से जाएंगे। तो ये 3 बातें बस आप लोग को ध्यान रखनी है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको बता रहा हूं जो आपको क्लियर नहीं होता है बहुत कम शब्दों में, ठीक है। ये एक रियलिस्ट नावल है, सोशल प्रोटेस्ट नावल है, एपिक फिक्शन भी इसे कह सकते हैं, जिस तरह की इसमें चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है। और नावल का क्लाइमेक्स क्या होगा, डेथ ऑफ द जिम कैसी। जिम कैसी जो कि टॉम जोड का फ्रेंड है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वही आप क्लाइमेक्स कह सकते हैं। फिर उसके बाद टॉम जोड क्या करता है, जो उसको मारने वाला रहता है उसको वो मार देता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में यदि ध्यान दें तो
क्लाइमेक्स बल्कि नावल की जो एंडिंग है उसमें हाई लेवल पे पहुंचता है कि जब कोई महिला, सोचो अगर कोई महिला, इससे बड़ा क्या भारत में तो आप सोच भी नहीं सकते कि एक महिला है, जवान महिला है, बूढ़ी भी नहीं है, जवान महिला है, और वो अपने ब्रेस्ट की फीडिंग किसी एक बूढ़े व्यक्ति को करवा रही है। हमारे यहाँ तो बहुत गलत सोचा जाएगा, लेकिन उसमें इतने हाई लेवल पे जाके लिटरेचर को दिखा रहे हैं। और क्यों करवा रही है? मजबूरी है, इसलिए करवा रही है क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति भूख से मर जाएगा, कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया है। तो उसे लग रहा है कहीं ये मर ना जाए, तो फिर उसको वो जो है अपनी बेस्ट फीडिंग करवाती है। तो ये जो है अपने आप में बहुत हाई लेवल है और थीमेटिक क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं। नाम है रोज आप सेरोन, ठीक है, ये टाम जोड की बहन है, ठीक है। ये अब ये जो 1930s का आपका जो ये समय है, 1930s का, जिसमें ये आपका ग्रेट डिप्रेशन आता है, इसमें बहुत ज्यादा रोल है। किन किन चीजों का रोल है उनको आप एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं। एक तो बैंक, बैंक भी जो है बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं सब लोगों को, और जिन लोगों के किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो उनको वो लोग उनकी जमीन को हथिया ले रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती या जैसे, तो उनका भी रोल है। मोस्टर कौन सा रोल इसमें? जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म उसका भी बहुत बड़ा रोल है, जो कारपोरेट फार्मिंग हो रही है ट्रैक्टर के द्वारा। तो वो लोग भी चाहते थे कि ये एरिया लोग खाली कर दें और हम जो है यहाँ पे अपने फसल उगाएं, अपनी चीजों को करें। तो उसकी वजह से भी जो है लोगों को जगह छोड़ के जाना पड़ता है। और ये कारपोरेट फार्मिंग को अब और भी समझिएगा, फार्मिंग बहुत गलत तरीके से हो रही थी, और गलत तरीके से फार्मिंग होने की वजह से जो फसल है, जो जमीन है, वो जमीन की उर्वरक शक्ति एकदम खत्म हो गई। और जब कभी भी जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा? बालू के ढेर की तरह हो जाएगा ऊपर का पोर्शन। और फिर जब उसके अंदर कैपेसिटी नहीं रहेगी अपने आप को रोक पाने की, तो क्या होगा? वो उड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसा कह लीजिए कि जमीन को रेगिस्तान बनाने में बहुत बड़ा रोल रहा है कारपोरेट फार्मिंग की, कैपिटलिज्म की, क्योंकि ये उद्योग बनाना चाहते हैं। इनको क्या चाहिए? इनको तो जमीन पे अपने उद्योग खड़े करने हैं, तो इनको अच्छे जमीन की जरूरत भी नहीं है। तो ये चार्ज। और तीसरी सबसे बड़ी बात है क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसे हम डस्ट बाउल कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कारपोरेट फार्मिंग की ही देन है। और उसके अलावा जो है, जो लैंड ओनर्स थे, ठीक है, जब हम कैलिफोर्निया जाते हैं तो वो लोग भी बहुत अलग तरह से अन्याय करते हैं लोगों पे। तो ये सारे आप एंटागोनिस्ट के तौर पे ले सकते हैं। थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेटर है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को जल्दी जल्दी दिखाता हूं कि ये डस्ट बाउल और ट्रैक्टर फार्मिंग जो कि हमने नोट्स में दिया है वो है क्या। तो जब हम स्टोरी को शुरू करते हैं तो आप सभी को दिखा दे रहे हैं कि टॉम जोड इज पैरोल्ड फ्रॉम मैक एलेस्टर स्टेट प्रिजन आफ्टर सर्विंग 4 years फॉर किलिंग अ मैन इन सेल्फ डिफेंस। इस पर अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले तो हम मेन आगे आते हैं तीसरे वाले पॉइंट में। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलो बात ही कर लेते हैं कि स्टोरी कैसे शुरू होती है। टॉम जोड नाम का जो मेन आपका कैरेक्टर है, जो प्रोटोगनिस्ट है, उसे जेल से रिहा किया जाता है पैरोल पे। और किस जेल से रिहा किया जाता है ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। मैक एलेस्टर स्टेट प्रिजन, इससे इनको रिहा किया जाता है। और ये 4 साल जेल की सजा काट चुके हैं। और एक बार ये एक व्यक्ति के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, दोनों शराब पिए हुए थे, तो उसी दौरान शराब पीने में एक दूसरे पे हाथापाई हो जाती है और ये उस व्यक्ति को मार देते हैं जान से। तो माना जाता है कि इन्होंने उसको सेल्फ डिफेंस में मारा था, इसीलिए इनको 4 साल के बाद छोड़ दिया जाता है। जब ये अपने 4 साल बाद घर आते हैं तो घर की स्थिति देख के इनको बहुत दुख होता है। इनका दोस्त मिलता है टिम कैसी, जो कि एक फार्मर प्रीचर है, वो मिलता है और वो बहुत सी बातें, फिलोसफिकल बातें करता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन टॉम वो कैसी अपने घर जब जाते हैं तो घर जाके जाते हैं जब ये अपने जोड फार्म जाते हैं, चूंकि इनका घर अच्छा था, स्टेट था, इनकी फार्मिंग थी। तो जब ये जोड फार्म जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये पूरी तरह से डिजर्टेड है, यानी अब वहां कोई नहीं रह रहा है। इनका जो हाउस है वो क्रश कर दिया गया एक ट्रैक्टर के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा वो क्रश कर दिया गया है, यानी घर पे कोई नहीं है। पूरी तरह से इनकी जमीन जो है वो डिजर्टेड पड़ी हुई है। दे मीट मूले ग्रेप्स, मूले ग्रेप्स इनका एक नेबर है, उससे ये मिलते हैं स्टेइंग बिहाइंड, और उससे पूछते हैं, जो नेबर वहां रहता था इनके घर के पीछे, हु एक्सप्लेन दैट द बैंक्स लैंड ओनर इविक्टेड एवरीवन, जो बैंक हैं, जो लैंड ओनर हैं, उन्होंने हर किसी को क्या कर दिया? इविक्ट कर दिया, वहां से खाली करवा दिया है, ड्यू टू द डस्ट बाउल एंड ट्रैक्टर फार्मिंग। और रीजन क्या है? डस्ट बाउल एंड ट्रैक्टर फार्मिंग। तो अब क्यों बैंक और लैंड ओनर ने खाली करवाया है? ये डस्ट बाउल एंड ट्रैक्टर फार्मिंग क्या है, इसको हम जल्दी से एक छोटे से नोट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश में करता हूँ। और ये नावल अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, लोग जान नहीं पाते। सबसे बड़ी बात होती है कनेक्शन।
मैं आपको कनेक्शन बनाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इसको समझ लें। ये डस्ट बाउल और ट्रैक्टर फार्मिंग बहुत ही टू मेन थीम है जॉन स्टेनबेक के नावल में। इन ग्रेप्स ऑफ रैथ द जोड फैमिली इज फोर्स्ड टू लीव देयर फार्म, इनको अपने फार्म को छोड़ना पड़ता है ओक्लाहोमा में जो है, ड्यू टू डस्ट बाउल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टर फार्मिंग। और इसके पहले कॉन्सिक्वेंस को देख लेते हैं। दे ट्रेवल टू कैलिफोर्निया, फिर इनको ट्रेवल करना पड़ता है कैलिफोर्निया में वर्क के लिए, बेटर लाइफ के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक तरह से सोचिए जिसका खुद का अपना घर है उसे क्या बनना पड़ा, द जोड्स आर फोर्स टू वर्क एज माइग्रेंट लेबरर। अब इनको माइग्रेशन करना पड़ा और एक माइग्रेंट लेबरर की तरह जाके सोचिए, जो अपने खुद मालिक है और उसे दूसरी जगह जाके माइग्रेंट लेबरर की तरह काम करना पड़ रहा है। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि जब इनसे खाली करवाया गया तो इनसे बहुत कम पैसे दिए गए, बहुत कम पैसे दे दे के इन लोगों को जो है खाली करवाया गया था। मतलब ये समझ लो कि जैसे कोई किसी चीज की कीमत 1 लाख रुपये है और कोई आपको सिर्फ 500 रुपये दे दे या 1000 रुपये दे के अगर उसको ले ले तो आपको कैसा महसूस होगा। तो बिल्कुल कुछ वैसा ही हुआ। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक समझ गए आप ना, तो इन लोग के साथ खून के आंसू बेचारे रो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। ये जो डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ, तो ये बहुत इनके साथ गलत हुआ है। तो इस तरह नावल में आप थीम ऑफ पॉवर्टी देखते हैं, इंजस्टिस देखते हैं, ह्यूमन स्पिरिट की बात करते हैं और पावरफुल डिपिक्शन है ये हार्डशिप फेस्ड बाय मेनी अमेरिकन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भैया ये बताओ, अब आप ग्रेट डिप्रेशन भी समझ चुके हैं, सारी बातें समझ हैं, अब थोड़ा सा डस्ट बाउल को समझते हैं। ये जो डस्ट बाउल है वाज अ पीरियड ऑफ सीवियर डस्ट स्टॉर्म। एक ऐसा पीरियड था जब उस समय जो है डस्ट स्टॉर्म पूरी तरह से जो है फैला हुआ था इन द अमेरिकन एंड कनेडियन पेरिज, ठीक है, ड्यूरिंग द 1930। तो बहुत ज्यादा डस्ट स्टॉर्म, जो जमीन है वो रोक नहीं पा रही थी, डस्ट चारों तरफ फैल रहा था बहुत बड़े लेवल पे। द स्टॉर्म्स वर काज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉट एंड पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ये बहुत जरूरी चीज है। ये अचानक स्टॉर्म आया कैसे, एक दिन में कोई चीज हो तो जाता नहीं है। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि जो ड्राट, एक तो सूखा पड़ गया था, तो सूखा पड़ने की वजह से भी जमीन कमजोर हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो फार्मिंग की प्रैक्टिसेस थी वो भी बहुत पुअर थी। जैसे सच है डीप प्लॉइंग, बहुत नीचे तक आप खोद रहे हैं, जमीन को इतना नीचे नहीं खोदना होता है, तो आप नीचे तक खोद रहे हैं। एंड रिमूवल ऑफ द नेटिव ग्रासेस, और जो नीचे तक आप बहुत जमीन की खुदाई करेंगे तो अब क्या होगा, जो नेटिव ग्रासेस है वो सब निकल जाएगा। और जब ग्रास निकल जाएगा तो फिर उसके बाद दोबारा जो आप फसल जो बो लिए हैं उसके बाद दोबारा बोएंगे, बीच वाला जो समय है उसमें कोई अलग से ग्रास वगैरह उस पर आएगा ही नहीं। तो इस वजह से जो जमीन थी वो बहुत एरिड हो गई थी, डेजर्ट टाइप का हो गया था। तो ये बहुत नुकसान होता है। द डस्ट स्टॉर्म डिवेस्टेटेड द रीजन्स एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। और इस तरह से जो डस्ट स्टॉर्म आता है वहाँ की जो एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। फोर्स्ड मेनी पीपल टू अबंडन देयर होम्स एंड फार्म। इस तरह बहुत से लोगों को अपना घर और फार्म छोड़ के जाना पड़ता है। आई होप कि अब डस्ट स्टॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। ट्रैक्टर फार्मिंग क्या है, ट्रैक्टर फार्मिंग वाज अ न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग, एक नया मेथड था फार्मिंग का, दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1930s। ये भी उसी समय इंट्रोड्यूस किया गया था। ट्रैक्टर्स वर एबल टू प्लो द लैंड मच फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली देन हॉर्सेस एंड म्यूल्स। तो पहले हार्सेस और म्यूल की सहायता से खोदा जाता था, तो लेकिन वो नीचे तक बहुत नहीं। जब ट्रैक्टर फार्मिंग हो गया तो मशीन है, मशीन एकदम नीचे तक खोद रहा है, तेजी से खोद रहा है, तो लोगों ने मशीनों का प्रयोग किया। लेकिन उसका कांस क्या हुआ, उसका कांस यही हुआ कि डस्ट बाउल जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। दिस लेड टू और डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ फार्म लेबर। और इससे एक दूसरी भी बात हुई कि जब ट्रैक्टर आ गए तो ट्रैक्टर की वजह से अब लेबरर की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब लेबरर की जरूरत ही नहीं तो लेबरर क्या करेंगे, वो अचानक जिनकी आजीविका चल रही थी कुदाल करके खेत को जोत के बहुत सी चीजें करके, अचानक उनकी आजीविका का साधन छिन गया। और जब छिन गया तो बेचारे को क्या करना पड़ेगा, मजबूरी से माइग्रेट करना पड़ेगा। एंड मेरी शेयर क्रॉपर्स, बहुत से लोग शेयर क्रॉपिंग का काम करते थे, ठीक है, नहीं आपका भी हमने क्रॉप ले लिया और फिर हमने काम किया और फिर हम उसमें से आपको हिस्सा दे दिए। तो जिस तरह के जो शेयर क्रॉपर्स थे, टिनेंट फार्मर थे, जो दूसरे के यहाँ काम करके अपनी फार्मिंग करके अपना काम चलाते थे, वह डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड, और उनको अपने लैंड से इस तरह से हटा दिया गया। तो ये बहुत ही बुरा समय है अमेरिका में। एक तरफ से इनका इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रहा है, मशीनी रूप से बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से जो जमीन की उर्वरा शक्ति वो खत्म हो गई है और चारों तरफ जो है डस्ट बाउल और डस्ट स्टॉर्म की सिचुएशन आ गई है। तो आई होप कि अब बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बताइए हृदय की गहराइयों में गया कि नहीं गया।
तो बहुत डीपर लेवल पे मैंने आपको ये चीज बताया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये बात आप समझ गए तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया, अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई। पहले हम भी जब इस नावल को सुनते थे लगता है कि क्या है, अब ये कहा नावल एकदम बच्चों जैसा हो गया, क्योंकि आप मेन जो बेस है वो समझ चुके हैं। अब बताइए, अब सिंपल सी बात है, जब अब क्या होगा, डस्ट अब इनको माइग्रेट कर रहे हैं तो इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें इनको अब छोड़ के जाना पड़ेगा। अब इनको कहाँ जाएंगे, कैलिफोर्निया। तो अब कैलिफोर्निया जब जाएंगे तो अब इनकी पूरी जर्नी है, उसी जर्नी को इस नावल में दिखाया गया है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब कुछ नहीं है, पूरी जर्नी को इस नावल में दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं, कुछ मेन मेन चीजें बस मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। इनके फ्रेंड का नाम क्या है, जिम कैसी। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों लोग जाते हैं। अब ये लोग जाते हैं, फिर आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये बताओ कि ये कितने लोग टोटल रहते हैं। तो जब इस नावल को आप पढ़ते हैं तो जरा देखिए, आपको अभी पता चलेगा कि ये कितने लोग हैं। द फैमिली ऑफ 12 प्लस कैसी, 12 लोग इनकी फैमिली में हैं, और कैसी को मिला के टोटल 13 लोग एक साथ जा रहे हैं। कहाँ पे, किसकी सहायता से जा रहे हैं, कन्वर्टेड हडसन सुपर 6 सेडान, एक ट्रक है, हडसन सुपर 6 सेडान नाम है उसका, और उसी में ये लोग बैठ के सारे लोग जाते हैं हाईवे 66 से होके। अच्छा, चलिए चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। आप लोग को बहुत अच्छा, मुझे भी थैंक यू बोलना है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है। चलिए, तो ये है, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, कुछ नावल ऐसे होते हैं जो निश्चित तौर पे आपको ना उतनी बढ़िया समझ नहीं बन पाती है, तो मुझे भी नहीं बन पा रही, तो मैंने उन चीजों को खोजा। और विजय लक्ष्मी तो हर चीज की मूवी देख रही हैं पहले। अब नौकरी से छुट्टी लेके इनको बढ़िया टाइम मिल रहा है, पूरा यूज कर रही हैं। देखिए, अच्छा लगता है। मुझसे विजय लक्ष्मी ने पूछा कि सर मैं जो है तैयारी करना चाहती हूँ, क्या करूँ, क्या मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा यस, छोड़ दीजिए। और इन्होंने फिर डिसीजन लिया, इन्होंने नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद से ये कंटिन्यूअसली मेहनत करके पूरा टाइम दे के कर रही हैं, और अच्छा कर रही हैं अभी, बढ़िया है। चलिए, अब ध्यान दीजिए, शॉर्टली इनटू द ट्रिप। अब ये ट्रिप की ओर जा रहे हैं, और ट्रिप की ओर जा रहे हैं तो ग्रैंड पा डाइज ऑफ अ स्ट्रोक। अब ये रास्ते में जब जाएंगे ना, बिल्कुल टीजीटी भी पढ़ाएंगे। सब पढ़ाते हैं। अच्छा, आपका एलटी नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको अभी पढ़िए, इसका एंजॉय करिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये लोग अब रास्ते में जा रहे हैं, तो रास्ता इतना आसान तो होगा नहीं, न इनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, पूरा रास्ता काफी लंबा है, तो उतनी दूरी को तय करने के लिए इनको रास्ते में बहुत सी चीज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैसे होगा भाई, बहुत से लोग की डेथ भी होगी। बूढ़े लोग, बताइए, जब इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं लोग जाते थे तो बहुत से लोग की रास्ते में डेथ हो जाती थी, वही यहाँ भी होगा। यहाँ पे इनके पिताजी की डेथ हो जाएगी, ग्रैंड पा जो है उनकी डेथ हो जाएगी रास्ते में ही, दादाजी, दादाजी की डेथ हो जाएगी हार्ट ब्रेक से। और फिर उनको जो है एक फील्ड में इलेज मतलब जो है बिना कानूनी से, मतलब कहीं पर भी इन्होंने उनको दफना दिया। ठीक है, इलीगल तरीके से, पैसे इतने नहीं थे कि सही तरीके से दफना पाए, तो जहां मिला मौका दफना दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल 18 के बाद होगा ममता जी, तो डोंट वरी, आप ग्रुप में जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो जोड फैमिली है, ये रास्ते में इनको कौन मिलता है, ईवी एंड सेरी विल्सन। ये ईवी एंड सेरी विल्सन एक कपल है, जिनकी कार जो है ब्रोकन है, मतलब कुछ दिक्कत हो गई होगी। तो इनके बीच में जो एल है, एल जोड, वो क्या करता है, वो रिपेयर करता है कार को, और दोनों फैमिली जो है अब एक साथ जाने का निर्णय लेते हैं कार से। ठीक है, तो ये है। इन लोग को रास्ते में बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सोचो, एकदम जर्नी है, इसको इपिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इपिक जैसी एक जर्नी पूरी दिखाई गई है ना, कष्ट को दिखाया गया है। तो ग्रुप जो है बहुत से रास्ते में कठिनाइयों का सामना करता है रोड पे, इंक्लूडिंग इन्फ्लेटेड प्राइसेस फॉर गैस, गैस की प्राइस बहुत ज्यादा है, वाटर बहुत महंगा है। कहा जाता है ना कि जब आप गरीब होते हैं, परेशान होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो जो अमीर हैं वो और आपको लूटना चाहते हैं, और आपको बर्बाद करना चाहते हैं।
आप कोरोना टाइम याद करिए, कोरोना टाइम पे सिलेंडर वगैरह के रेट कितने महंगे हो गए थे, आपको याद है? सिलेंडर नहीं मिले, बहुत महंगे हो गए थे। जो सामान्य चीजें हैं, किराने के सामान, हर एक चीज, वो हर एक चीज बहुत महंगी बिक रही थी। क्यों बिक रही थी? क्योंकि उस समय के लोग जो है आपदा में अवसर खोजते हैं, स्पेशली जितने भी ये आपके लोग हैं, ठीक है, बिजनेस क्लास के लोग, ये लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वही चीज आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि गैस के प्राइसेस, वाटर के प्राइसेस, सब चीज के प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और यहाँ तक कि बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही है, लोग सही से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नहीं, वो बात नहीं है आनंद जी। जब वो कोरोना टाइम खत्म हुआ और जैसे ही बेचना शुरू किए लोगों ने, तो बहुत महंगे देने शुरू कर दिए शुरुआती दौर में। और कोरोना टाइम में भी जब बीच बीच में लग रहा था, चालू हो रहा था, तो हम लोग सामान लेने जाते थे ना, तो महंगे मिलते थे काफी। चलिए, तो बहुत ज्यादा जो है समझ लीजिए कि दिक्कतें हैं चारों तरफ से। रिटर्निंग फ्रॉम द डेजर्ट द जोड्स वर आर वार्न्ड बाय रैग्ड मैन। ये जब जा रहे थे, लौट के ये लोग जा रहे थे, तभी एक रैग्ड मैन, एक व्यक्ति जिसके कपड़े काफी फटे पुराने थे, उसने कहा कि तुम लोग कैलिफोर्निया मत जाओ, मत जाओ। वहां जाने से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां तुमको जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि हर लोग जा रहा है, तो किसको किसको जॉब मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा था ही नहीं। इसी दौरान जो इनका बड़ा बेटा है, अच्छा, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं क्या आप लोगों से ये पूछ सकता हूँ, क्या आप में से किसी को मालूम है कि वो 12 लोग कौन कौन से हैं? क्योंकि करेक्टर की लिस्ट में हमने पूरे 12 के नाम नहीं दिए हैं, उनकी जरूरत नहीं थी। तो आपको पता है कि वो 12 लोग जोड़ फैमिली के कौन कौन हैं? कैन एनीवन टेल? वो 12 लोग जोड़ फैमिली के कौन कौन से हैं, बताओ, पता है कि नहीं? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन 12 नहीं, क्योंकि हमने जो आपको ये नोट्स दिया है, इस नोट्स में टोटल 9 लोग हैं, 12 नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ 12 लोग, तो जरा जल्दी से देखिए, आप दिखा दे रहा हूँ, फिर ये आपको भेज दूंगा मैं। ये आ जाओ, आ जाओ जल्दी से, देखो भाई, मजे कर लो, आप लोग मजे कर लो जिंदगी के। ठीक है, यहां ध्यान दो। फैमिली ऑफ 12 प्लस कैसी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये 12 लोग कौन है। सबसे पहले ग्रैंडपा है, ठीक है, उनका नाम भी हमने दे दिया है। ये घर के सबसे एल्डरली पैट्रियार्क हैं, ठीक है, रास्ते में डेथ हो जाती। दूसरे नंबर पे कौन है? ग्रैंड माँ, ठीक है, ये दादी जी हैं। फिर उसके बाद से ध्यान दें, पा जोड़, इनके पापा जो हैं, टाम जोड़ सीनियर, वो पा जोड़ हैं। इनकी माता जी हैं, माँ जोड़, वो भी हैं। इनकी माता के बारे में ध्यान रखना, सी वाज द ट्रू सिटाबेल ऑफ द फैमिली। पूरी फैमिली को कंट्रोल करके सही तरीके से दुख प्रॉब्लम से बचाने वाले को हम यहाँ पे हैं। वो सिटाबेल का मतलब होता है दुर्ग। जब किसी पहाड़ी पे दुर्ग बना होता है जो उसकी रक्षा करता है, तो इनकी माता जी एक दुर्ग की तरह हैं और रक्षा कर रही हैं, फोर्ट की तरफ। आगे बढ़ते हैं। अंकल टॉम, अंकल जॉन है यहाँ पे, ठीक है, ये पा के एल्डर ब्रदर हैं, ओल्डर ब्रदर हैं, यानी ताऊ जी। टॉम जोड जो हैं, ये जो है प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है। नो जोड जो है, इसके बड़े भाई हैं, एल्डेस्ट सन है ये, ठीक है। और एल जोड, एल जोड कौन है? ये तीसरा बेटा है, ये 16 साल का है। तो देखें अगर आप, तो भाई कौन है? नो जोड सबसे बड़ा, फिर टॉम जोड है, फिर तीसरे नंबर पे एल जोड है, ये 16 साल का है। फिर उसके बाद से जो है, इसमें एक और है, रोज ऑफ सैरोन। ये कौन है? इनकी बहन है, इल्डेस्ट डॉटर है फैमिली की। और ये इस दौरान प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में बचाओ इनको यात्रा करनी पड़ रही है, और एकदम लास्ट टाइम चल रहा, हाई टाइम चल रहा है इनकी प्रेगनेंसी का। कॉनी रिवर्स, कॉनी रिवर्स कौन है? कॉनी रिवर्स इनके जीजा जी हैं, ये रोज ऑफ सैरोन्स के हस्बैंड हैं। रूथी जोड, ये इनकी सबसे छोटी वाली डॉटर हैं, जो 12 साल की हैं। और सबसे छोटा वाला भाई जो है, विंगफील्ड जोड, ये जो है 10 साल का है। तो आई होप कि इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा होगा। सारा मैंने आप सभी के सामने दे दिया है। ये टोटल 12 लोग हैं। अब इनके साथ एक तीसरा इनका दोस्त जा रहा है, जिसका नाम है जिम कैसी। तो जिम कैसी जो है, ये ध्यान रखना है, ये जाता है, इनका दोस्त है। और एक बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, अगर सिर्फ परिवार की बात किया जाए, ब्लड रिलेशन की, तो 12 नहीं 11 होंगे। क्यों 11 होंगे, कोई बता सकता है? अगर सिर्फ परिवार की बात किया जाए, एक ब्लड की बात किया जाए, तो 11 होंगे, क्योंकि जीजा जी भी साथ में है। ठीक है, जीजा जी को हटा देंगे तो 11 हो जाएंगे, कौन ही। तो आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, दिल की गहराइयों में अंदर तक जा रहा है कि नहीं? अब ये सारी चीजें आपको एकदम डीपर लेवल पे मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने देख लिया है।
ठीक है, अब ये समझ लो कि ये लोग जो है फाइनली पहुंच जाते हैं, ठीक है। और पहुंचने के बाद से जो है यहाँ पे ध्यान दे, रास्ते में क्या होता है कि नोह जोड़ जो है अपना, सबके बस की बात नहीं है, हिम्मत सबके बस की बात नहीं है। नोह जोड़ जो है, जो कि इल्डेस्ट सन है, जब इनको वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि भैया वहां कोई जॉब नहीं, तो ये रुक जाते हैं, ये कहते हैं भैया आप लोग जाइए, मैं यहीं रहूंगा। तो वहीं पे कोलोराडो रिवर के पास ये रुक जाते हैं, मैं यहीं पे रहूंगा, अपना बता भी देते हैं कि इसी रिवर के आसपास अगर कभी मिलना होगा, स्थिति सही रही, बचे हम, तो आप लोग मुझसे यहाँ मिल सकते हैं। ये मेरा पता रहेगा। सैरी विल्सन जो है बिकम टू सिक टू कंटिन्यू, ये भी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं, तो इस तरह जो विल्सन वाली फैमिली है वो फाइनली जो है रुक जाती है, जॉर्ज के साथ अब नहीं जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है, हालांकि विल्सन वाली फैमिली आती है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं एंड तक, तो ये नहीं जाते। अब पूरे जोड़ बचे, जोड़ में अब कितने बचे, एक भाई छोड़ दिया, तो अब टोटल कितने बच गए हैं, 12 लोग। और 12 में भी पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, दादाजी की, तो वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, तो अब कितने बचे, 11 बचे। अभी दादी माँ अब मरने वाली हैं कुछ समय बाद, तो फिर उसके बाद 10 बचेंगे। तो एंड में केवल 10 ही लोग जाएंगे, बिल्कुल राजकुमार जी सही हैं आप, ठीक है। तो अब ध्यान दें, माँ जोड हाइट्स ग्रैंड माँ डेथ, ग्रैंड माँ के बीच में डेथ हो गई है, लेकिन माँ जोड किसी को बताती नहीं है, क्योंकि वो सोचती है अगर इनको हम बता देंगे तो जो फैमिली है वो कहीं दुख में ना आ जाए, बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो जाए और वो फिर जा ना पाए, ठीक है। तो इसलिए जो है माँ जोड को इसीलिए सिटाबेल ऑफ द फैमिली बोला गया है, क्योंकि इमेंस स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो रास्ते में माँ जोड की भी डेथ हो जाती है, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है। आगे बढ़ते हैं ग्रैंड माँ जोड की। द फैमिली अराइव इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में फैमिली आ जाती है, सेट्स अप अ कैंप इन हुवर विल, हुवर विल में जो है अभी रुक जाओ, वो अंत में छोड़ेंगे, कैलिफोर्निया में आके छोड़ते हैं, ठीक है, थोड़ा बताते हैं। तो हुवर विल में जो है एक बहुत ही गंदा जो है टाउन है, छोटा सा प्लेस, वहां पे ये एक कैंप लगाते हैं। वहां पे ये लोग रुकते हैं। दे लर्न द रियलिटी, वहां आते हैं तो उनको रियलिटी पता चलता है, टू मेनी वर्कर्स फॉर टू मेनी जॉब, बहुत ढेर सारे वर्कर हैं वहां पे, और जॉब कितना है, टू फ्यू, मतलब काम बहुत थोड़ा है, लोग बहुत ज्यादा आ चुके हैं, कैसे सबको जॉब मिलेगा। तो इस तरह से वहां पे क्या हो गया, एक तरह से जो वेजेज मिल रहा है, जब लोग बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, जब डिमांड अगर क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, और सप्लाई कम है, तो क्या होगा, आपको उसकी वैल्यू बहुत कम मिलेगी, क्योंकि सस्ते लेबर मिल रहे हैं। तो अब जो जिसकी वैल्यू 1,000 रुपये जिस लेबर को मिलना चाहिए, उसको अब 100 रुपये भी दोगे तो काम करने को तैयार है। तो यानी जो पैसे भी मिल रहे हैं उससे भी लोगों का खर्च नहीं चल रहा है, बस ये कि किसी तरह जान बच जा रही है, तो लोग वो भी काम करने को तैयार है। बहुत बुरा हाल है। और इसी दौरान जो है कौनी रिवर जो है, कौनी रिवर इस सारी चीज को सह नहीं पाते हैं, और ये देखो ऐसे भी हस्बैंड होते हैं, सारी सिचुएशन देख के बहुत दुखी हो जाते हैं और अपनी पत्नी को ही छोड़ देते हैं, बताओ, अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ के चला गया है टुनटुन, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब टोटल 9 लोग फैमिली में बचे हैं। A confrontation with the police deputy in the Hooverville results in deputy shooting a woman and Tom attacks the deputy। इसी दौरान क्या होता है कि लोग परेशान हैं, तो एक पुलिस वाले से जो है एक लोग की झगड़ा हो जाती है वहां पे, तो वो पुलिस वाला गुस्से में आके एक महिला के हाथ पे गोली मार देता है। तो इससे टॉम को बहुत गुस्सा आता है, टॉम उस पुलिस वाले के ऊपर अटैक कर देता है। हाँ, तो ये जो है, ये ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद ध्यान दें, जिम कैसी जो है, फिर टॉम जब अटैक करता है तो जिम कैसी उसको बचाना चाहता है, तो जिम कैसी क्या कर देता है, डिप्टी के ऊपर अटैक कर देता है, अनकॉन्शियस उसको मार देता है जोर से, तो वो क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और टॉम का ब्लेम ये अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने जो है मारा है इसको। तो इस तरह कैसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। समझ गया आप, तो कैसी एक बहुत सच्चे मित्र की तरह यहाँ आया है, हर समय इसके साथ खड़ा है। द जोर्स फ्ली द हुअरविल एंड फाइंड स्पेस एट द वीड पीच कैंप। अब ये आगे बढ़ते हैं और वहां से भाग के, क्योंकि वहां पे फिर इनके लिए खतरा है, तो ये अगली जगह जाते हैं जिसका नाम है वीड पैच कैंप, ये वहां जाते हैं। और ये जो वीड पैच कैंप है, ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक तरह से चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट ने इसमें सारी फैसिलिटी दे रखा है, सैनिटरी, डेमोक्रेटिक, और यहाँ पे पुलिस नहीं आती है, तो ये कहीं ना कहीं कैंप थोड़ा अच्छा कैंप है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगाई है, सारी सुविधाएं भी दे रही है। अब आगे ध्यान दें, एड वीड पैच, यहाँ इस जो कैंप है वीड पैच में जो कैंप लगा है, जोर्स एक्सपीरियंस डिग्निटी एंड कम्युनिटी, यहाँ पहली बार उनको डिग्निटी अच्छा थोड़ा महसूस हो रहा है, और टॉम को थोड़े समय के लिए कुछ काम मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये दे अटेंड सैटरडे नाइट डांस, और ये थोड़ा खुश होते हैं क्योंकि माइंड अच्छा महसूस होता है, तो डांस भी वहां पे सैटरडे नाइट का हो रहा है, उसे अटेंड करते हैं।
एंड दे प्रिवेंट अ राइट इन्वेस्टिगेटेड बाय लोकल्स, और वहां पे एक राइट भी है, उसको भी ये रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ? आगे बढ़ते हैं। अनेबल टू फाइंड स्टडी फूड, अब लगातार इनको भोजन नहीं मिल रहा है, तो द जोड्स मस्ट लिव विद पैच एंड गो टू द हुवर रांच टू कुक पीचेस। अब ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ जा रहे हैं। कैलिफोर्निया में अगर आपसे मैं पूछूं तो 3 प्लेसेस बताइए। सबसे पहले किस प्लेस पे गए? तो हुवर। बताइए पहले किस प्लेस पे गए थे? तो उस प्लेस का नाम क्या है? हुवरविल। फिर उसके बाद कहाँ गए? वीड पैच कैंप। फिर उसके बाद अब वहां से कहाँ जाएंगे ये? तो वहां से ये हुपर रांच जाएंगे, हुपर रांच जा रहे हैं ये। और वहां पे काम चल रहा है पीचेज का, पीचेज को पिक करना है, उसका काम चल रहा है। ठीक है, अब ये पीचेज को पिक करना है इनको, लेकिन जो है ध्यान रखिएगा, दे डिस्कवर दे आर स्ट्राइक ब्रेकर। उस समय लोग काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये लोग को तो पता नहीं था। थोड़ी देर बाद इनको पता चलता है कि इन्होंने जो काम कर रहे हैं उस काम को सारे वर्कर स्ट्राइक किए हुए हैं, और ये जो है एक तरह से उस काम को करके स्ट्राइक को क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। टॉम स्नीक्स आउट टू मीट द स्ट्राइक लीडर, इसी दौरान टॉम जो है वहां से सीक्रेटली निकलता है और स्ट्राइक लीडर से मिलना चाहता है कि क्या बात है। ठीक है, हु टर्न्स आउट टू बी जिम कैसी, और फिर उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं जिम कैसी है। ठीक है, अब इसी दौरान जो है विजिलेंटेस, ये ध्यान दीजिए विजिलेंटेस कौन होते हैं? तो ये विजिलेंटेस कौन होते हैं? जैसे आप देखते होंगे कुछ ऐसे समूह बनाए जाते हैं जो कि समाज में जो भी दिक्कतें होती हैं, सतर्कता समूह, कि समाज में कहीं प्रॉब्लम ना हो, स्ट्राइक ना हो, तो उस तरह का एक समूह के सदस्य को हम विजिलेंटेस बोलते हैं, विजिलेंट। तो विजिलेंट वर्ड से बना है सतर्क होना। तो विजिलेंट एक तरह से एनजीओ की तरह है, और ये लोग क्या करते हैं कि ये जहाँ पे पुलिस नहीं जा पाती है ये लोग जाते हैं, और ये जो है लोगों की मदद करते हैं, और ये ध्यान देते हैं कि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये उसी दौरान जो है ये जो एक विजिलेंटेस है, ये क्या करता है, ये लोग अटैक कर देते हैं विजिलेंटेस किसके ऊपर? स्ट्राइकर के ऊपर, क्योंकि इनको लगता है कि ये स्ट्राइकर गलत काम कर रहे हैं, ये काम को रोक रहे हैं। तो ये विजिलेंटेस जो है अटैक कर देते हैं। कैसीज ब्लजोन्ड टू डेथ, ठीक है, विद अ पिक हैंडल। कैसी जो है एकदम ब्लड से घिर जाता है, ये समझ लीजिए। उसको जो है ये लोग क्या करते हैं, पिक हैंडल आप समझते हैं? पिक हैंडल किसी को पता है? पिक हैंडल, पिक हैंडल क्या होता है? जैसे आप कुल्हाड़ी हो गया, कुदाल हो गया, या कोई भी ऐसी चीज हथियार हो गया जो उसका हैंडल होता है, जहां से उसको पकड़ते हैं, उसी को बोलते हैं पिक हैंडल। तो पिक हैंडल से कैसी के ऊपर अटैक किया गया, और इस तरह से जो है कैसी की डेथ हो जाती है। और कैसी ये कहते हुए मरता है, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो तुमको पता नहीं है। अब जब टॉम देखता है, गुस्से में देखता है कि उसके दोस्त की मृत्यु हो गई, तो टॉम गुस्से में क्या करता है, कैसी के मर्डरर को मार देता है, उसके मर्डरर को मार देता है। एंड स्टक इन द फेस ही फ्लीज एंड हाइड्स इन द आर्चर्ड व्हाइल द फैमिली वर्क्स, और इस प्रकार से जो है वो वहां से भाग जाता है, और आर्चर्ड में जो है जहां पे उसकी फैमिली काम करती है वहां पे छुप जाता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि टिम कैसी के मृत्यु मारने वाले को किसने मार दिया है? आपके जॉन टॉम जोड ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब फैमिली जो है यहां से मूव करती है बॉक्स, ठीक है, मूव्स टू अ बॉक्स कार टू पिक कॉटन। ठीक है, कॉटन जो है पिक करने के लिए अब ये जाती है। माँ हाइड्स टॉम इन नियर बाई केव, और माँ जो है टॉम को जो है वहीं पे केव में छुपा देती है। रूथी जो यंगर सिस्टर है, ये बहुत बड़ी बड़ी बहस वो करती है, बहसती है दूसरे चाइल्ड से कि उसके भाई ने एक नहीं दो दो आदमियों को मार दिया है। तो ये एक तरह से ये उसकी सेफ्टी के साथ अन्याय कर रही है। माँ विजिट टॉम टू वार्न हिम, माँ आती है टॉम के पास, उसको वार्न करती है। टॉम डिसाइड टू लीव द फैमिली टू कैरी ऑन कैसीज मिशन टू सोशल जस्टिस, और टॉम एक तरह से फैमिली को, उसे लगता है कि अगर वो रहेगा तो फैमिली को भी दिक्कत होगा, वो आगे बढ़ जाता है और कैरी के मिशन को पूरा करना चाहता है। ठीक है, और वो कहता है कि मैं जब अंधेरा रहेगा तभी घर पे सिर पाऊंगा। ठीक है, तो एक तरह से अच्छे काम में लग जाता है कौन? ये भी। ठीक है, स्ट्राइकर का साथ देने लग जाता है। हैवी रेन्स बिगन, बहुत तेज से वर्षा होने लगती है। फ्लडिंग द बॉक्सर कैंप, बॉक्स कार कैंप, और जो बॉक्स कार कैंप है वहां पे उसको पूरी तरह से वो फ्लडिंग कर लेती है, यानी पूरी तरह से उसमें पानी भर जाता है। रोज ऑफ शेरोन गोज इनटू लेबर, और यहाँ सिचुएशन देखिए, जो रोज ऑफ शेरोन है वो क्या हो जाती है?
वो फाइनली जो है अब एकदम अपने प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में आ जाती है। ठीक है, उसको लेबर पेन होने लगता है, यानी अब ये है कि वो बच्चे को जन्म देगी। पा एंड अदर मैन, सोचिए कितनी खराब सिचुएशन है, पानी बरस रहा है चारों तरफ, इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है। पा एंड अदर मैन बिल्ड अ डैम टू स्टॉप द वाटर, ये लोग डैम बनाते हैं वहाँ पानी को रोकने के लिए। एंड बट अ ट्री डिस्ट्रॉयड इट, लेकिन एक ट्री जो है इसको खत्म कर देता है। नेचर भी साथ नहीं दे रही है। रोज ऑफ सैरोन डिलीवर्स अ बेबी, रोज ऑफ सैरोन जो एक बेबी को डिलीवर तो देती है, लेकिन वो बेबी कैसा है, स्टिल बार्न है, यानी उस बेबी को जो है जन्म के समय ही मृत्यु हो चुकी है, मरे हुए बेबी को जन्म देती है वो। बहुत बुरा सिचुएशन है। अंकल जॉन प्लेसेस द डेड बेबी इन एन एप्पल बॉक्स एंड सेट इट अफ्लोट इन द फ्लड वाटर, जो फ्लड वाटर वहां पे घूम रहा था, मतलब बह रहा था, उसमें अंकल जॉन जो है, अब इन लोगों के पास इतना कहाँ है कि जाके उसको मिट्टी में दफनाएं और ये सब जगह कहाँ खोजें, तो उस डेड बॉडी को, बेबी को, एक एप्पल का बॉक्स है उसी के अंदर रख के और उसको जो है वो पानी में फ्लड वाटर पे अफ्लोट करवा देते हैं। और ये दिखाता है कि ये उनके सफरिंग का सिंबल है। द फैमिली अबेंडन द फ्लडेड बॉक्स कार, और फिर फाइनली जो है फ्लडेड बॉक्स कार को ये लोग छोड़ देते हैं। सीक शेल्टर इन अ ड्राई बार्न, और एक दूसरी जगह जाते हैं ड्राई बार्न में, जो है ये जो है वहां पे, बार्न आप लोग समझते हैं, बार्न का मतलब खेत खलिहान है जहाँ पे फसल और पशु रखे जाते हैं। तो ये वहां पे एक ऐसी डाई बार्न रहता है, वहां पे जाके, जहाँ पे बताओ पशु और जो है ये सारी चीजें रहती हैं, वहां पे जाके ये लोग रह रहे हैं, फसल वगैरह रखा जाता है, तो वहां पे जाके जो है शेल्टर लेते हैं। इनसाइड द बार्न दे फाइंड अ बॉय एंड हिज स्टार्विंग फादर, वहां पे एक बच्चे को देखते हैं और उसके फादर को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब एकदम स्टार्विंग स्टेज में है, बहुत ही भूख प्यास से मर रहा है वो। इन द फाइनल सीन ऑफ द ग्रेप्स ऑफ द रेथ, फाइनली जो है रोज ऑफ सैरोन को ये लगता है मैं इसको कैसे बचाऊं, तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उस स्टार्विंग मैन को ताकि उसका जीवन बच सके, और एक तरह से स्माइल कर रही है मिस्ट्रीसली। ये स्माइल करने का मतलब क्या हुआ कि उसको मजा आ रहा है ये करने में। किसी भी औरत को अच्छा लगेगा किसी दूसरे व्यक्ति को अपने बच्चे के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जो है वो ऐसा करना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे वो जो स्माइल कर रही है, वो स्माइल इस बात को दिखा रहा है कि हे खुदा देख तेरा क्या माजरा चल रहा है, ये जो तुमने बनाया है यहाँ पे किस तरह से चीजें चल रही हैं, कि कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से हैं और कुछ लोग जो हैं केवल कष्ट में कष्ट सह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और इसी के साथ ये नावल आपका खत्म होता है। आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग को ये नावल समझ में आ गया होगा। बहुत ही डिफिकल्ट नावल था, लेकिन इसमें सारी चीजें मुझे आप लोग को दिखानी थी, बतानी थी, ताकि आप जो है इसमें सब समझ जाए। ठीक है, तो ये है आपका कुल मिला के मामला। ठीक है, अब हम फाइनली चलते हैं, और एक मुझे इसका कोटेशन बड़ा अच्छा लगा था, हालांकि हमने 6 कोटेशन दिया है, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। एक लाइन है जिम कैसी का, और जिम कैसी की जो लाइन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देयर आरंट नो सिन एंड देयर आरंट नो वर्चू, बहुत बड़ी बात है। ये कहते हैं कि कोई सिन नहीं है और कोई वर्चू भी नहीं है, देयर इज जस्ट स्टफ पीपल डू, केवल हम चीजों को कर रहे हैं, न तो दुनिया में कोई पाप है न कोई पुण्य है। मेरी वॉइस स्लो हो गई है, ठीक है, अभी जा रही है क्लियर वॉइस। तो ये है, कोई पाप पुण्य नहीं होता है। इसके अलावा जो है ये और एक बात जो इनकी माता के लिए लाइन है कि शी सीम टू नो टू एक्सेप्ट टू वेलकम हर पोजीशन द सिटाडेल ऑफ द फैमिली, द स्ट्रॉन्ग प्लेस दैट कुड नॉट बी टेकन, ये काफी इंपॉर्टेंट इनकी माता के लिए कहा गया है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, ये कुछ ईश्वर से रिलेटेड लाइन था, वो हाँ वो नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, वो कहीं अंदर है शायद क्वेश्चंस में। चलो क्वेश्चन फटाफट करते हैं बहुत तेजी से, और इससे एक फाइनल आपके दिमाग में सेटिंग हो जाएगी। चलिए, तो चलिए क्वेश्चन को बस अगले 5 मिनट में हो जाएगा। व्हाट, अच्छा फिफ्थ वाली थी, इफ यू आर इन ट्रबल और हर्ट or need, go to the poor people, they are the only ones that will help
डाउन। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है वास्तव में। ये महाजोड़ कहती है कि यदि आप ट्रबल में हो या आपको नुकसान पहुंच गया है, चोटिल हो गए हैं, नीड में है, तो आप गरीब लोगों के पास जाइए। मतलब यहाँ अमीरों को बहुत अलग तरीके से एकदम एग्जैक्टली दिखाया गया है कि अमीर लोग की मानसिकता कैसे होती है। कभी भी आपको दिक्कत प्रॉब्लम में कोई अमीर आपकी मदद नहीं करेगा। आजकल के समय में जो अमीर है वो केवल बिजनेस माइंडेड हो गया है। हमने बहुत बार देखा, कई बार अगर आपकी खराब सिचुएशन हो, जैसे मेरी भी कई बार बहुत खराब सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है, बहुत सी दिक्कतें हैं। तो अगर मैं सोचता हूँ मैं किसी से कुछ पैसे मांगूं, तो मैं उस व्यक्ति की कंडीशन देख के मुझे बड़ी दया आती है कि उस व्यक्ति के पास सब कुछ है। एक सरकारी नौकरी है, मम्मी भी नौकरी कर रही है, पापा भी नौकरी कर रहा है, एक लड़का है, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका भाई भी नौकरी कर रहा है, वो भी नौकरी कर रहा है, उसको हमने हेल्प भी किया था पिछली बार टीजीटी पीजीटी नौकरी क्वालिफाई कराने में। जब हम बनारस में थे तो नेट की कोचिंग हमारे पास करता था। वो लड़के का दूसरा भाई भी है, वो भी पिछली बार नौकरी पा गया है। दोनों एक साथ पिछली बार हो गए नौकरी टीजीटी पीजीटी में। और उसका पिताजी ऑलरेडी पीजीटी इंग्लिश है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। और वो लड़का जो है ऐसे मुझसे बात करके बहुत बड़ी बड़ी बात करता था। और वो लड़का जो है मुझसे कह रहा था, भैया अब मैं सोच रहा हूँ, बहुत एकदम मेरा दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, मैं जो है रियल एस्टेट में पैसा लगाऊंगा। मतलब तुम पैसे पे पैसा बना रहे हो, उस पैसे का क्या करोगे? अगर कोई नीड में है जो तुमको इतनी मदद किया है, क्या आप उसको कुछ रुपया नहीं दे सकते हैं? तुम्हारे लिए कितना आसान है। लेकिन वो लड़का जो है, मैंने तो उससे नहीं मांगा, मुझे जरूरत थी लेकिन मैंने उससे नहीं मांगा। मैंने बीरू से कहा कि आप मांगिए। और दुख का विषय ये है कि बीरू का उसके बाद से फोन ही नहीं उठा रहा है वो लड़का। सोचिए। तो मतलब ये है कि पैसे वाला आपकी मदद नहीं करने वाला, पैसे वाला आपकी मदद नहीं करने वाला। मदद आपको गरीब को, एक गरीब व्यक्ति अपना खाना, हो सकता है एक गरीब व्यक्ति खाना खा रहा है, आप उसके पास चले जाओ तो आपको अपने खाने में से दे देगा वो कि आप भी खा लो। लेकिन अमीर व्यक्ति अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा वो रहते हैं। तो वही यहाँ पे बात है कि वो थोड़ा ध्यान देना है कि अगर आप ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है, कष्ट में है, नीड में है, तो आप गरीब के पास ही जाओ, अमीर के पास गलती से मत जाना, क्योंकि वो आपकी मदद नहीं करने वाले, गरीब ही आपकी मदद करेगा। ये बात है। तो बहुत बेहतरीन लाइन है ये, और ये आज के समाज की पूरी तरह से सच्चाई है। What is the name of the prison Tom Joad was released from? बताइए उस प्रिजन का नाम। बहुत अच्छे से आप लोगों को स्टोरी में बता दिया मैकअलिस्टर। आगे बढ़ते हैं। What highway do the migrant travel? बहुत आसान है, रूट 86। अब आप लोग के लिए बहुत मजा हो गया, बहुत आसान हो गया है सारे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? Why was Tom Joad in prison? प्रिजन में क्यों था? क्योंकि उसने एक आदमी की हत्या कर दी थी, होमिसाइड, किसी को मार दिया था। ठीक है, तो ही किल्ड अ मैन नेम्ड, अब इस व्यक्ति का नाम याद रखना, हर्ब टर्नबुल। उस व्यक्ति का नाम क्या है? हर्न टर्नबुल, जिसको इन्होंने शाबिल से मार दिया था, फावड़े से। तो ये याद रखना है, हर्ब टर्नबुल को इन्होंने मार दिया था, उसकी वजह से इनको केस हो गया था। हु इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द जोड फैमिली? जोड फैमिली का सबसे पहला मेंबर जिसकी मृत्यु होती है, तो आप सभी को पता है, ग्रैंड पा। सबसे पहले ग्रैंड पा की मृत्यु होती है। कैसे होती? हार्ट अटैक से। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट रन कैंप? उस गवर्नमेंट रन कैंप का नाम बताइए। तो उसका नाम है वीड पैच। वीड पैच आप सभी को बताया था, जहाँ हर प्रकार की सुविधा रहती है। विच कैरेक्टर इज नोन एज द सिटाबेल ऑफ द फैमिली? सभी को पता है, माजोड है। हु अबेंडन द फैमिली इन द कैलिफोर्निया टू स्टडी रेडियोज? बताइए, रेडियो को स्टडी करने के लिए किसने जो है अपनी फैमिली को छोड़ दिया कैलिफोर्निया में? तो वो है कॉनी, ये उसके हस्बैंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो क्या है? व्हाट डज अंकल जॉन डू विद रोज ऑफ सैरोन स्टिल बॉर्न बेबी? रोज ऑफ सैरोन के स्टिल बॉर्न बेबी के साथ क्या करते हैं वो? तो उसको क्या करते हैं? सेंड इट टू डाउन रिवर इन द बॉक्स। एक बॉक्स में, एप्पल का बॉक्स होता है, उसमें वो जो पानी बह रहा था उसमें उसको बहवा देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, सेंड इट डाउन द रिवर, रिवर में एक तरह से डाल देते हैं बॉक्स में करके। आगे बढ़ते हैं। What object signify the monster in the early chapters of the grapes of wrath? monster से आप क्या समझते हैं? तो बैंक को यहाँ monster बोला गया है, क्योंकि ये जो बैंक है वो पूरी तरह से लोगों को लूट रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। विच कैरेक्टर डिसाइड टू स्टे बाय द क्लोराडो रिवर? कौन कैरेक्टर क्लोराडो रिवर के पास रहना चाहता है? तो उसका भाई है, एल्डेस्ट ब्रदर। विच इंस्ट्रूमेंट डज जिम कैसी इक्वेट विद ह्यूमन स्पिरिट? ये ह्यूमन स्पिरिट के साथ उन्होंने किस इंस्ट्रूमेंट को जो है वो इक्वल करते हैं, जिम कैसी? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये किसको करते हैं? ओवर सोल।
यहाँ पे एक लाइन जो मैं लाइन आपसे बोलना चाहता था, जिम कैसी एक कॉन्सेप्ट देता है ओवर सोल का। वो कहता है कि जितने भी हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा सोल एक बहुत बड़े सोल का पार्ट है, एक बहुत बड़ी चीज का पार्ट है, जिसे हम ओवर सोल बोलते हैं। ये हमारे इंडिया में ना जाने कब से चल रहा है। आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट आप सभी को मालूम है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ भी अपने पोएम में बोलते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, एक बहुत बड़े पार्ट से आए हैं, हम उसके छोटे पार्ट हैं, इसीलिए हमारे चेहरे पे डिविनिटी और सारी चीजें रहती हैं। तो वही बात है कि हम जो है प्रथम, हमारा सोल एक बड़े वो सोल का पार्ट है। हु इज द टीनेज बॉय ऑब्सेस्ड विद कार्स एंड गर्ल? कौन है? तो एल। एल बहुत उसको मतलब बहुत अच्छे से आता है, एक तरह से मैकेनिक की तरह है ये। और ये जो है कार भी जब रास्ते में गड़बड़ होती तो यही सही करता है। व्हाट हैपेंस टू फैमिलीज डॉग? फैमिली के डॉग को क्या होता है? तो उसको एक कार के द्वारा जो है वो कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। तो वो उसमें था नहीं, स्टोरी में हो गया। अब ये बताओ किस प्राइस में इन्होंने अपने पूरे हाउस होल्ड को बेच दिया था? मात्र $18 में। तो बहुत बुरा होता है इनके साथ। वेयर डज द टाइटल ऑफ द ग्रेप्स ऑफ राइट टेकन फ्रॉम? टाइटल कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है भाई, सभी बताएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, तो वो लिया गया बैटल हिम ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, तो वहां से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये टाइटल वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई? 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हु किल्स जिम कैसी? जिम कैसी को कौन मारता है? तो अ विजिलेंटी विद अ पिक हैंडल, आप सभी को याद होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाई डज माजोर थ्रेटन पा विद अ जैक हैंडल? जैक हैंडल से ये पा को क्यों थ्रेटन करती हैं? टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम स्प्लिटिंग अप द फैमिली। ये फैमिली को एकदम बचा के चल रही है और वो फैमिली को तोड़ने पे लगे हैं पापा जी। ठीक है, तो इसलिए जो है उनको ये डांटती है कि ऐसा मत करिए आप। ठीक है। व्हाट फ्रूट डू द जोड्स पिक एट हुपर रैंच? हुपर रैंच में ये किस प्रकार के फ्रूट को, तो सभी को पता है, पीचेज को जो है ये चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द रैग्ड मैन इन द कैंप वांट टू जोड़ फैमिली? वो क्या बोलता है? वो कहता है कोई जॉब नहीं है कैलिफोर्निया में, वो मना करता है। और सबसे अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट क्रिएट द डस्ट बाउल? डस्ट बाउल को कौन क्रिएट करता है? तो ड्रॉट एंड एक्सेसिव कॉटन प्लांटिंग। जो कॉटन प्लांटिंग थी वो भी एक तरह से जमीन की उर्वरा शक्ति को खत्म करती थी। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सारे नावल, सारे एमसीक्यू हमने बहुत अच्छे से नावल और एमसीक्यू करवा दिया है। हैव यू ऑल एंजॉयड? अब बताइए, एमसीक्यू कराने के बाद एकदम हृदय की गहराइयों में चला गया कि नहीं? अब आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप फटाफट बता पाएंगे कि नहीं?